हेलो एवरीवन। हाँ भाई, अपन लोग डिस्कस कर रहे थे क्लास 10 साइंस लेसन नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, जिसके अंदर पहली क्लास कंप्लीट हो चुकी थी। आज अपनी सेकंड क्लास होगी। तो अपन ने जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। अपन ने सबसे पहले जो टॉपिक लिया था वो लिया था रासायनिक अभिक्रिया, जिसकी डेफिनेशन हो चुकी थी और 4 एग्जाम्पल मैंने आपको उसके बारे में बताए थे। लास्ट में जो अपन ने एग्जाम्पल लिखा था वहीं से स्टार्ट करते हैं भाई। तो लास्ट में जो अपन ने एग्जाम्पल लिखा था वो लिखा था, एक मिनट, हाँ, लास्ट में जो अपन ने एग्जाम्पल लिखा था वो ये लिखा था Zn प्लस H2SO4 और बनेगा ZnSO4 जिंक सल्फेट, ZnSO4 साथ में कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। ये अपने डिस्कस किया था और मैंने आपको ये भी बताया था कि इसका एक डायग्राम है, वहां से भी वो डायग्राम पे आपसे पूछा जाता है। ठीक है, डायग्राम, सीधा डायग्राम भी पूछ लिया जाता है और कई बार डायग्राम के अंदर एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है, वो भी पूछा जाता है। कैसे क्वेश्चन बनता है देखना भाई। क्वेश्चन ये बनता है, पहले मैं वो डायग्राम आपको बताता हूं भाई। डायग्राम कुछ यूं था आपका, और बीच में एक कांच की नली थी, है ना। ये कांच का शंक्वाकार फ्लास्क था, कांच का शंक्वाकार फ्लास्क। ये कॉर्क था, है ना, ये कांच की नली थी, कांच की नली। और इस फ्लास्क के अंदर, इस कांच के फ्लास्क के अंदर क्या क्या डाला था? जिंक धातु के टुकड़े डाल दिए थे ऐसे, है ना, दानेदार जस्ता। जस्ता का मतलब होता है जिंक, जस्ता यानी जिंक को ही जस्ता बोला जाता है। और साथ में इसके अंदर सल्फ्यूरिक अम्ल ऐड कर दिया था। ठीक है, जब इस शंक्वाकार फ्लास्क के अंदर सल्फ्यूरिक अम्ल डाल दिया और जिंक धातु के टुकड़े डाल दिए तो अभिक्रिया होगी नहीं होगी? बिल्कुल होगी। और क्या क्या बनेगा? जिंक सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ये जो हाइड्रोजन गैस है, ये मतलब गैस हल्की होगी तो इस कांच की नली के द्वारा हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। ऐसा डायग्राम था, ऐसा सेटअप था। ये तो पूरा डायग्राम आपसे पूछा जाता है। ये फिर क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, ये जो हाइड्रोजन गैस है ना, यहां पर वो लिख देगा x और पूछेगा बताइए निम्न चित्र में x का मान क्या होगा। तो x का मतलब है वो हाइड्रोजन गैस की बात कर रहा है, तो x का आंसर क्या आएगा भाई? हाइड्रोजन गैस। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। आई थिंक आप लोग ये चीज समझ चुके होंगे, है ना भाई। तो चलो आगे डिस्कस करते हैं। हाँ, देखिए भाई, टॉपिक हमारा वही चल रहा है, रासायनिक अभिक्रिया। उसके अंदर न्यू हेडिंग हमारी होगी, जो न्यू हेडिंग है वो आपकी है रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले बदलाव या होने वाले परिवर्तन, होने वाले बदलाव, ये हमारी हेडिंग है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले बदलाव, यानी जब कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तो कौन कौन से चेंजेस होते हैं अभिकारक के अंदर, वो अपन बात करेंगे। तो देखिए, जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तो अभिकारक पदार्थों के गुणों में निम्न में से कुछ परिवर्तन हो सकता है। कौन कौन से, वो मैं लिख रहा हूं। तो पहले तो ये लाइन लिख देता हूं मैं कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान
रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिकारक, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिकारक पदार्थों के गुणों में, अभिकारक पदार्थों के गुणों में निम्न में से कुछ भी परिवर्तन हो सकता है। निम्न में से कुछ भी परिवर्तन हो सकता है। निम्न में से कुछ भी परिवर्तन हो सकता है। कौन कौन से चेंजेस हैं जो अभिक्रिया के दौरान हो सकते हैं, आइए बात करते हैं। सबसे पहला परिवर्तन हो सकता है, अवस्था में परिवर्तन हो सकते हैं भाई, है ना। अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, पहला डिफरेंट। सेकंड, रंग में परिवर्तन हो सकता है। रंग में परिवर्तन कैसे ना, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा, पहले आप लोग सुनिएगा। किसी गैस का निष्कासन हो सकता है, गैस का निष्कासन या गैस का उत्सर्जन हो सकता है। इसके अलावा तापमान में परिवर्तन हो सकता है, तापमान में परिवर्तन हो सकता है, तापमान में परिवर्तन हो सकता है। तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिकारक पदार्थों के गुणों में निम्न में से कोई सभी परिवर्तन हो सकता है, कुछ भी परिवर्तन हो सकता है। लाइक जैसे अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, रंग में परिवर्तन हो सकता है, गैस का निष्कासन हो सकता है, या तापमान में परिवर्तन हो सकता है। कैसे समझना, पहला आपका अवस्था में परिवर्तन, ठीक है भाई। देखो अवस्था में परिवर्तन कैसे होगा, सुनिएगा। अवस्था में परिवर्तन को यदि मैं आपको समझाना चाहूं, देखिए वैसे रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक गुण की बात करेंगे, लेकिन मैं भौतिक गुण के आधार पर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए जैसे बर्फ होती है ना, बर्फ का सूत्र क्या होता है, H2O होता है, ठीक है। बर्फ है ये, तो ठोस होगी, सॉलिड होगी। मैंने कोष्टक में S लगा दिया, क्यों लगाया है, ये चीज़ें आगे डिस्कस करेंगे अपन, ठीक है। ये बर्फ का सूत्र है, बर्फ है यानी ठोस है। जब मैं इसको गर्म करूँगा, ट्राइंगल का मतलब गर्म करना, ऊष्मा देना, गर्म करूँगा तो ये किस में चेंज जाएगा, जल में चेंज हो जाएगा। अब जल का सूत्र भी H2O ही होता है भाई, लेकिन अवस्था कौन सी आ जाएगी इसकी, लिक्विड आ जाएगी। बर्फ का सूत्र भी H2O, जल का सूत्र भी H2O, लेकिन ये ठोस अवस्था है, सॉलिड है, और ये लिक्विड अवस्था है। तो मुझे बताओ, जब आपने इसको गर्म किया तो क्या अवस्था में चेंज नहीं हुआ, क्या अवस्था में परिवर्तन हुआ। हालांकि ये भौतिक गुण के आधार पर है, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ अभी। तो इस प्रकार अवस्था में परिवर्तन भी होते हैं, ठोस, द्रव में, गैस में, ऐसे ना आपस में चेंज होते हैं। आपने नाम सुने होंगे, संगलन, वाष्पीकरण, है ना, भौतिक अवस्था में परिवर्तन, उस प्रकार की भी बात कर रहा हूं। सेकंड है रंग में परिवर्तन। तो रंग में कैसे परिवर्तन होता है, देखना। एक होता है CuO, जिसे बोलते हैं हम क्यूप्रिक ऑक्साइड, है ना, या कॉपर सेकंड ऑक्साइड। ये एक्चुअल में काले रंग का होता है, लेकिन जब मैं इसकी अभिक्रिया HCl अम्ल से करा दूं तो एक्चुअल में बनता क्या है, क्यूप्रिक क्लोराइड बनता है, CuCl2, CuCl2 बनेगा, और साथ में जल बनता है, ठीक भाई। क्योंकि ये क्या है, धातु ऑक्साइड है, क्षार होगा, ये अम्ल है, तो लवण और जल बनेगा। अब ये तो काले रंग का पदार्थ है, लेकिन ये जो क्यूप्रिक क्लोराइड है ये नीले हरे रंग का विलयन होता है। तो जैसे ही रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हुई तो क्या रंग में चेंज नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार रंग में परिवर्तन हो सकता है। आगे है गैस का निष्कासन। देखो गैस का निष्कासन कैसे, अभी आपने देखा था कि जैसे मैंने Zn की अभिक्रिया करवा दी HCl से, तो क्या क्या बनेगा, ZnCl2 बनेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस। क्या गैस का निष्कासन नहीं हो रहा है क्या, तो गैस का निष्कासन भी होता है, ठीक है। हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि सभी अभिक्रियाओं में हो, ठीक है। ये कतई आवश्यक नहीं है कि सारे के सारे परिवर्तन सभी अभिक्रियाओं में हो। इनमें से कोई एक परिवर्तन भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, सारे भी हो सकते हैं। लास्ट में है तापमान में परिवर्तन। कैसे, जैसे आप लोग घरों में कपड़े धोने के लिए डिटर्जेंट पाउडर का इस्तेमाल करते हो, उस डिटर्जेंट पाउडर को सूखी अवस्था में बिल्कुल शुष्क के एक हाथ में लेना नॉर्मल लगेगा। अब आपको क्या करना है, उसके अंदर पानी ऐड कर देना है। जैसे आप लोग वाटर डालोगे, पानी डालोगे,
तो आपका हाथ है ना आपको गर्म महसूस होगा। क्यों? क्योंकि जैसे पानी डाला रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होगी और वहाँ से क्या होगी, ऊष्मा निकलेगी। उस ऊष्मा के कारण तो तापमान में परिवर्तन हुआ, आपके हाथ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अब आपके हाथ का टेम्परेचर बढ़ेगा, क्यों बढ़ा? वो रासायनिक अभिक्रिया के कारण बढ़ा। तो रासायनिक अभिक्रिया के कारण तापमान में भी परिवर्तन हो सकता है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ये सारे परिवर्तन हो सकते हैं अभिकारक पदार्थों के गुणों में। आई थिंक ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखिए, ये जितने भी परिवर्तन हो रहे हैं ना, इनको दो कैटेगरी में बांटा जाता है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो आइए उसके बारे में बात करते हैं। और हाँ, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, सारी क्लासेज यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहेगी, लेकिन नोट्स यदि आपको चाहिए तो हमारा एप्लीकेशन है गुरु अकेडमी, वहाँ पर जाइएगा। आज से ही आपको एक फोल्डर मिल जाएगा जिसके अंदर धीरे धीरे लेसन वाइज सभी लेसन्स के नोट्स ऐड होते जाएंगे। तो आपको पैसेंस रखने हैं भाई ना, पहले लेसन 1 के ऐड होंगे, फिर लेसन 2 के, क्योंकि हम लिखेंगे बैठ के तो देखो टाइम तो लगता है, ओबियसली बात है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लिखेंगे तो टाइम भी लगेगा। तो नोट्स आप लोग वहाँ से बाई कर लेना, एकदम मिनिमम कॉस्ट प्राइस पर होगा, और क्लासेज आप लोग यहाँ से लेना, ठीक है। तो जैसे आपका जुलाई में नया सेशन स्टार्ट होगा ना, उससे पहले पहले काफ़ी हद तक आप लोग सिलेबस कवर कर सकते हो भाई, ठीक है। तो काफ़ी आपकी जो परेशानी है ना दूर हो जाएगी। साइंस भी कवर कर लोगे और कोई दूसरे सब्जेक्ट भी कवर कर लोगे तो काफ़ी रिलैक्स मोड पे हो जाओगे आप लोग, इतना बर्डन नहीं होगा एक साथ, ठीक है भाई। तो टाइम को यूटिलाइज करना है आपको। देखिएगा भाई, तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान निम्न 2 प्रकार के परिवर्तन होते हैं, वो मैं लिख देता हूं। रासायनिक अभिक्रिया में निम्न 2 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। निम्न 2 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। हाँ भाई, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान निम्न 2 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। कौन कौन से परिवर्तन है देखिएगा। पहला परिवर्तन तो होगा भौतिक परिवर्तन, और सेकंड जो परिवर्तन होगा वो होगा रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, यानी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जितने भी चेंजेज होते हैं उन सभी चेंजेज को 2 कैटेगरी में बांटा जाता है, रासायनिक परिवर्तन में और भौतिक परिवर्तन में, ठीक है। अब यहां से बातचीत करते हैं अपन आगे, देखिएगा भाई। तो एक तरफ तो मैं लिख देता हूं भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, और एक तरफ अपन मेंशन कर लेते हैं रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। बीच में लाइन ऐड कर देते हैं भाई। हाँ, सुनिएगा। तो पहले डिफरेंट तो क्या है दोनों के अंदर, कि जो भौतिक परिवर्तन है ना, इसमें भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, सिंपल सी बात है। इसमें भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, जबकि इसके अंदर क्या होगा, रासायनिक गुणों में परिवर्तन होगा। इसमें रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। पहले डिफरेंट आप सभी का आसान सा है कि जो भौतिक परिवर्तन है इसमें भौतिक गुणों में परिवर्तन होगा, और जो रासायनिक परिवर्तन है इसमें रासायनिक गुणों में परिवर्तन होगा। हाँ भाई, आगे देखना सेकंड डिफरेंट क्या होगा। सेकंड डिफरेंट पढ़ने से पहले अब जितने भी 3-4 और अंतर है ये सब मैं आपको एग्जाम्पल बेस पे बताने वाला हूं, सुनिएगा। भौतिक परिवर्तन का जो पहला एग्जाम्पल होता है वो जैसे मैं लिखूं इसमें, तो
बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना। और यहां पे यदि मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो पहला एग्जाम्पल होगा दूध का दही में बदलना या दूध का दही में जमना, दूध का दही में बदलना। पहले डिफरेंट सभी बच्चों का क्लियर है। भौतिक परिवर्तन के अंदर भौतिक गुणों में परिवर्तन होगा और रासायनिक परिवर्तन में रासायनिक गुणों में परिवर्तन होगा। आगे जितनी भी डिफरेंट है वो हम 2 एग्जाम्पल से कवर करने वाले हैं। देखना, मुझे एक बात बताओ, बर्फ का पिघलना ये बोल सकते हैं बर्फ का जल में बदलना ना, ये और भी सही रहेगा। बर्फ का जल में पिघलना या बर्फ का जल में बदलना। मुझे एक बात ये बताओ, क्या मैं बर्फ को जल में चेंज कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या मैं जल को वापस बर्फ में चेंज कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि मैं बर्फ को प्रारंभिक पदार्थ मान लूं और जल को सेकंड या द्वितीय उत्पाद या अंतिम उत्पाद मान लूं, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इसमें प्रारंभिक पदार्थ को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। बर्फ से जल चेंज हो चुका है लेकिन जल से वापस बर्फ को बनाया जा सकता है। इसका मतलब जो प्रारंभिक पदार्थ था बर्फ, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। जबकि यहां पे देखो, हम दूध को दही में बदल देंगे लेकिन दही को दूध में नहीं बदल सकते, यानी जो प्रारंभिक पदार्थ है उसको वापस प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो सेकंड जो डिफरेंट होगा वो ये होगा, इसमें प्रारंभिक पदार्थ को, इसमें प्रारंभिक पदार्थ को पुनः प्राप्त किया जा सकता है, पुनः प्राप्त किया जा सकता है। जबकि यहां पर क्या आएगा कि इसमें प्रारंभिक पदार्थ को, इसमें प्रारंभिक पदार्थ को पुनः, इसमें प्रारंभिक पदार्थ को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। ठीक है भाई, नेगेटिव सेंस आ गया इसके अंदर। तीसरा डिफरेंट देखना, मुझे एक बात बताओ, बर्फ का सूत्र क्या होता है? अभी बताया था H2O होगा और जल का सूत्र भी H2O होगा। जबकि यहाँ पे देखो दूध अलग होता है और दही अलग होता है। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे देखो H2O से H2O ही बन रहा है, यानी कोई नया पदार्थ बन रहा है क्या? नहीं, पदार्थ तो वही है, केवल अवस्था चेंज हुई है। जबकि यहाँ पर देखो नया पदार्थ बन रहा है, दूध अलग होता है, दही अलग होता है, इसका कंपोजिशन अलग है, इसका कंपोजिशन अलग है, दोनों का संगठन अलग अलग है। तो यानी इसमें नया पदार्थ बनता है और इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है। तो तीसरा डिफरेंट हो जाएगा, इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है, इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है। जबकि यहां पे इसमें नया पदार्थ बनता है। ये चीज क्लियर भाई? चौथा अंतर देखना, चौथा अंतर क्या निकल के आएगा सामने वो देखना भाई। चौथा अंतर क्या होगा देखना भाई। हाँ देखना, बर्फ से जल बना सकते हैं और जल से वापस बर्फ बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दूध से दही बन जाएगा लेकिन दही से दूध नहीं बनेगा। यानी ये स्थायी हो चुका है, दूध से दही बन गया तो वापस दही से दूध नहीं बनेगा, तो ये स्थायी परिवर्तन है। जबकि यहाँ पर बर्फ से जल बन गया, वापस जल से बर्फ बनाई जा सकती है, यानी ये अस्थायी परिवर्तन है। तो जो भौतिक परिवर्तन होता है यह अस्थायी परिवर्तन होता है, अस्थायी परिवर्तन होता है, यह अस्थायी परिवर्तन होता है। जबकि ये क्या होगा, यह स्थायी परिवर्तन होता है, स्थायी परिवर्तन होता है। आई थिंक ये चीज आपकी समझ में आ गई होगी।
तो भौतिक परिवर्तन भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। बाकी 3 जो अपन ने अंतर लिखे हैं वो इन दोनों एग्जाम्पल के बेस पे लिखे हैं। ठीक है, वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो देखना भाई, एग्जाम्पल देखना। तो पहला एग्जाम्पल अभी लिखा था आपने, बर्फ का जल में बदलना या बर्फ का जल में पिघलना, बर्फ का जल में बदलना, पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, मोम का पिघलना, मोम का पिघलना। जब मोम पिघलेगी ठंडा होने के बाद वापस मोम बन जाएगी। इसके अलावा नमक का जल में घोल, नमक का जल में घोल। आपने नमक को जल में घोल दिया, कोई बात नहीं, लेकिन हम वापस वाष्पीकरण विधि के द्वारा जल से नमक को अलग कर सकते हैं, यानी वापस नमक प्राप्त कर लिया, है ना, भौतिक परिवर्तन। यहाँ पे देखना एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल वही जो अभी आपने लिखा था, दूध का दही में बदलना, दूध का दही में बदलना। सेकंड एग्जाम्पल, यहाँ पे मोम का पिघलना है, यहाँ पे आएगा मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना। जब मोमबत्ती जलेगी तो जलने का मतलब है उसके जो धागा जलेगा ना वो, और धागा जल के राख बन जाएगा, तो वापस उससे धागा नहीं बनाया जा सकता। हालांकि मोमबत्ती के जलने में दोनों परिवर्तन आ चुके हैं, क्योंकि जब मोमबत्ती जलेगी तो मोम भी पिघलेगी, लेकिन अपन यदि एक काउंट करें तो मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन में काउंट होगा और मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन में काउंट होगा। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट इसका एग्जाम्पल होता है लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। यदि एक बार लोहे पर जंग लग चुकी है तो हम उस जंग को नहीं हटा सकते, बस हम इतना कर सकते हैं कि जंग को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। बाकी जो बिल्कुल अच्छा लोहा बचा हुआ है उस पर जंग ना लगे, है ना। जो लोहे के जितने भाग पर जंग लग चुकी है वो तो खराब हो चुका है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो तो खराब हो चुका है, जंग लग चुकी है, लेकिन हम जंग को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं भाई। ठीक है, तो लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन हो गया, वापस इसको सही नहीं किया जा सकता, आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। तो ये सब कुछ आ गया भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के अंदर। आई थिंक ये चीज़ आपके समझ में आ चुकी होगी। मैं वापस रिकॉल करता हूँ, ये सारे नोट्स की PDF आपको चैनल ऐप है गुरु अकेडमी, वहाँ पर मिल जाएगी। तो एक बार मैं आपको ऐप के दर्शन भी कराए देता हूँ भाई ना। देखो, जैसे आप लोग प्ले स्टोर पर जाओगे, मैं बताना चाहूँ आपको, जैसे आप लोग प्ले स्टोर पर जाओगे तो प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको सर्च करना है गुरु अकेडमी। क्या सर्च करना है भाई आपको सर्च करना है गुरु अकेडमी ऐप। जैसे आप लोग गुरु अकेडमी ऐप सर्च करोगे, देखिए इस प्रकार का आपको दिखाई देगा, ये वाला। मैं थोड़ा सा आपको, ये देखो गुरु अकेडमी इस प्रकार का लोगो है। अभी के इसमें इंस्टॉल है तो यहाँ पे अनइंस्टॉल आ रहा है, आपके यहाँ पे इंस्टॉल और कैंसिल का ऑप्शन आएगा, तो आप लोग इंस्टॉल पर दबा देना, डाउनलोड हो जाएगा। जैसे ही डाउनलोड होता है, जैसे ये डाउनलोड होगा तो डाउनलोड होने के बाद में इस प्रकार का आपके फोन में आ जाएगा। इसको क्लिक करना, क्लिक करने के बाद भी ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ी सी आपको डिटेल डालनी पड़ेगी। क्यों डालनी पड़ेगी? क्योंकि आपको इसमें लॉगिन करना है, आपका अकाउंट बनाना है। तो जो भी आपका नाम, मोबाइल नंबर, मेल वगैरह पूछे, स्टेट का नाम वो डाल देना, आप इसमें रजिस्टर्ड हो जाओगे। रजिस्टर्ड होने के बाद में यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन आएंगे, कोर्स का ऑप्शन है, फ्री कोर्स का, टेस्ट सीरीज का और लिंक्स का। तो लिंक्स के अंदर तो क्या है, हमारे जितने भी और जो ऑप्शन है, जैसे यूट्यूब का चैनल का लिंक आ जाएगा, टेलीग्राम का आ जाएगा, इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, इन पे जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो सीधे वहाँ पर पहुँच जाओगे। ठीक है, ये अलग चीज़ है। कोर्स आपको यहाँ पर मिलेगा, कोर्सेज का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करोगे तो जितने भी, हालांकि पुराने कोर्सेज है मैं इनको रिमूव करूँगा, यहाँ पे नया कोर्स लॉन्च कर दूंगा आज की तारीख में। ठीक है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो देखिए 2 प्रकार के कोर्स अवेलेबल रहेंगे भाई।
एक तो सेम रहेगा क्लास 10 पिछले वर्षों में आए हुए प्रश्नों की चैप्टर वाइज पीडीएफ, जो कि किसी भी चीज की तैयारी की नींव होती है। ठीक है, पुराने साल के जो क्वेश्चंस है वो आपको मिलेंगे चैप्टर वाइज। फिर लेसन 1 में से कौन कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं इस साल तक, फिर 2 के कितने आ चुके हैं, वो सारी चीजें। और एक मिलेगा आपको क्लास 10 साइंस पीडीएफ नोट्स का। 2 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, तो आप लोग यहाँ से बाई कर लेना। क्लियर है? आई थिंक आप लोग सब समझ चुके होंगे, इतने तो आप लोग समझदार हो। तब आगे चलो। हाँ भाई, ये हो चुका है। अगला हमारा जो टॉपिक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है रासायनिक समीकरण का। रासायनिक अभिक्रिया वाला जो हमारा टॉपिक था ये कंप्लीट हो चुका है। न्यू टॉपिक है हमारा रासायनिक समीकरण। देखना भाई, हाँ तो टॉपिक डालिए पहले। पहला टॉपिक हमारा रासायनिक अभिक्रिया कंप्लीट है। सेकंड टॉपिक हमारा रासायनिक समीकरण। जी देखो, ये हमारा टॉपिक है रासायनिक समीकरण। क्या होता है रासायनिक समीकरण? तो सबसे पहले अपन जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे इसकी परिभाषा। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। देखना, मैं एक अभिक्रिया लिख रहा हूं हिंदी में, सुनना क्या लिख रहा हूं मैंने यहां पे लिखा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये अभिक्रिया ना आप लोग पढ़ चुके हो। सबसे पहले अभिक्रिया आपने यही पढ़ी थी, और बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये आपने हिंदी में लिखा है इसलिए ये आपका हो जाएगा शब्द समीकरण। ये क्या हो जाएगा भाई? शब्द समीकरण। यह आपका है शब्द समीकरण। देखना, और यदि 1 मिनट रुकना, मैं इसका रासायनिक समीकरण लिख देता हूं, फिर एक साथ अपन डिस्कस करेंगे। Mg + O2 बन जाएगा MgO, और ये आपका है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण। सुनना भाई, क्या होता है रासायनिक समीकरण, क्या होता है केमिकल इक्वेशन? सुनिएगा। देखिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो भी तत्व भाग लेता है, जैसे इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम भाग ले रहा है, ऑक्सीजन भाग ले रहा है, जितने भी तत्व भाग ले रहे हैं, यदि मैं उनको उनके प्रतीकों के रूप में लिखकर व्यवस्थित कर दूं, मैग्नीशियम भाग ले रहा है, ऑक्सीजन, यदि मैं इन दोनों को इनके प्रतीक, मैग्नीशियम का प्रतीक Mg होता है, ऑक्सीजन का ये O2 होता है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का MgO होगा। तो यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व को उनके प्रतीकों के रूप में लिखकर व्यवस्थित किया जाए तो हमें एक समीकरण प्राप्त होगा, जिसे रासायनिक समीकरण बोलते हैं। ये हिंदी में लिखा है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन एरो मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसलिए इसे तो बोल लेंगे शब्द समीकरण, क्योंकि शब्दों में लिखा है। जबकि इसके अंदर क्या हो रहा है, जितने भी एलिमेंट भाग ले रहे हैं उन सबको उनके तत्वों के रूप में लिखा जा रहा है। इस प्रकार जो समीकरण प्राप्त होगा उसे बोलते हैं रासायनिक समीकरण। तो आई थिंक ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। तो परिभाषा क्या बनेगी? देखना भाई, परिभाषा ये बनेगी, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों को उनके प्रतीकों के रूप में, उनके प्रतीकों के रूप में लिखकर व्यवस्थित किया जाए,
लिखकर व्यवस्थित किया जाए तो हमें एक समीकरण प्राप्त होता है, तो हमें एक समीकरण प्राप्त होता है, तो हमें एक समीकरण प्राप्त होता है जिसे रासायनिक समीकरण कहते हैं, जिसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। आई थिंक ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। ये एक रासायनिक अभिक्रिया है, इसमें जितने भी एलिमेंट भाग ले रहे हैं यदि मैं उनको उनके प्रतीकों के रूप में लिख दूं तो जो समीकरण प्राप्त होगा उसे क्या बोला जाता है भाई? रासायनिक समीकरण कहा जाता है। आई थिंक ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। आगे सुनिएगा। अब देखिए जो रासायनिक समीकरण होता है ना, इसके दो भाग होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? देखना भाई, ये दोनों जिनके बीच अभिक्रिया होती है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच अभिक्रिया हो रही है, तो इसे तो बोलते हैं अभिकारक, इसे तो क्या बोलते हैं? अभिकारक। और अभिक्रिया होने के बाद में जो नया पदार्थ बनता है उसे बोलते हैं उत्पाद। मतलब क्या हुआ कि किसी भी रासायनिक समीकरण के दो भाग होते हैं, पहला अभिकारक, दूसरा उत्पाद। अभिकारक क्या होगा कि जिन पदार्थों के बीच अभिक्रिया संपन्न होती है या जिनके रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है उन्हें अभिकारक कहते हैं, और अभिक्रिया होने के बाद में जो नए पदार्थ बनते हैं उन्हें उत्पाद कहते हैं। तो आगे ये बात अपन लोग लिखेंगे, देखना भाई। यहां पे लिखता हूं मैं, रासायनिक समीकरण में रासायनिक समीकरण के दो भाग होते हैं। रासायनिक समीकरण के दो भाग होते हैं। कौन कौन सा? पहला तो होगा अभिकारक, सेकंड होगा उत्पाद। आई थिंक ये चीज आपकी समझ में आ गई होगी। अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है, सुनिएगा। पहले डालते हैं अभिकारक। तो अभिकारक क्या है? जिन भी पदार्थों के बीच में जो अभिक्रिया होती है उन्हें अभिकारक बोलते हैं। तो यहां पे क्या लिखेंगे, परिभाषा क्या बनेगी? वे पदार्थ जिनके बीच रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है, जिनके बीच रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है, अभिकारक कहलाते हैं। इनका दूसरा नाम भी लिखवाया भैया मैंने आपको पहले, क्रियाकारक, है ना। इन्हें क्रियाकारक भी कहते हैं। सेकंड कौन सा भाग है? उत्पाद, है ना, प्रोडक्ट, जिसे क्रियाफल भी कहते हैं। उत्पाद क्या होगा कि अभिक्रिया होने के बाद बनने वाले नए पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी आपने देखा था मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अभिक्रिया किन के बीच हो रही है? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच हो रही है, तो इन्हें बोल देंगे अपन लोग अभिकारक। और अभिक्रिया होने के बाद में जो नया पदार्थ बन रहा है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, इसलिए ये आपका हो जाएगा उत्पाद यानी प्रोडक्ट। आई थिंक इतनी चीज आपकी समझ में आ चुकी होगी, है ना भाई। आगे देखो नेक्स्ट। अब मैं एक छोटा सा टॉपिक, छोटी सी हेडिंग ले रहा हूं इसी टॉपिक के अंदर, रासायनिक समीकरण लिखना। कोई आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन हमें आना चाहिए, क्योंकि कई जगह ना कुछ ऐसे वर्ड मैं यूज करूंगा अभिक्रिया के अंदर, तो वहां पे ना फिर आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि सर ने ये क्या लिख दिया। तो हमारी एक छोटी सी हेडिंग है रासायनिक समीकरण लिखना।
केवल आपको समझना है और करना कुछ नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, पूछा भी जाएगा तो भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो छोटी सी हेडिंग है हमारी रासायनिक समीकरण लिखना, कि जो भी आप लोग ये समीकरण लिख रहे हो ना, Mg+O2 MgO, ये कैसे लिख रहे हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। रासायनिक समीकरण लिखना, देखना कुछ स्टेप्स होती हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं अपन। देखना सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, यहाँ पे देखना मैंने एक समीकरण लिखा A+B और बन गया AB, A+B और बन गया AB। हाँ, बन गया AB। एक लिखा मैंने, एक पदार्थ है AB, इसको मैंने गर्म किया और बन गया A+B, ठीक है। एक समीकरण कि दो पदार्थ है A और B, मैंने इनको मिलाया और मुझे प्राप्त हुआ C+D। ये फॉर एग्जाम्पल समीकरण ले रहा हूं। तो देखिए यहाँ पे अभिकारक एक है, कोई बात नहीं, एक है तो एक ही लिख देंगे। यदि अभिकारक एक से अधिक हैं तो उनके बीच में प्लस का चिन्ह लगाएंगे। भाई अभिकारक एक है तो एक ही लिखेंगे, दो कहां से लाएंगे। यदि दो अभिकारक है या दो से अधिक है तो उनके बीच प्लस का निशान लगाएंगे। उत्पाद यदि एक है तो कोई बात नहीं, यदि एक से अधिक उत्पाद है तो उनके बीच में प्लस का निशान लगाएंगे। ये चीज क्लियर। और अभिकारक को हमेशा LHS यानी बाईं ओर लिखा जाएगा और उत्पाद को दाईं ओर लिखा जाएगा। तो पहला जो हमारा स्टेप बनेगा रासायनिक समीकरण को लिखने का, वो क्या बनेगा कि एक से अधिक अभिकारक यदि एक है, उत्पाद एक है तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो एक से अधिक अभिकारक होने पर उनके बीच योग यानी प्लस का चिन्ह लगाकर बाईं ओर लिखा जाता है, तथा इसी प्रकार एक से अधिक उत्पाद होने पर उनके बीच प्लस का चिन्ह लगाकर दाईं ओर लिखा जाता है। कि ये चीज क्लियर है। तो पहला स्टेप हमारा क्या हो जाएगा कि एक से अधिक अभिकारक होने पर, एक से अधिक अभिकारक होने पर उनके बीच, एक से अधिक अभिकारक होने पर, एक से अधिक अभिकारक होने पर उनके बीच योग यानी प्लस का चिन्ह लगाकर, प्लस का चिन्ह लगाकर बाईं ओर लिखा जाता है, बाईं ओर लिखा जाता है। ये चीज क्लियर। एक अभिकारक है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक से अधिक अभिकारक है तो उनके बीच प्लस का चिन्ह लगाएंगे और बाईं ओर लिखा जाएगा। सेकंड स्टेप क्या बनेगा, वो इसी के अंदर उत्पाद के बारे में बात करें तो इसी प्रकार एक से अधिक उत्पाद होने पर, एक से अधिक उत्पाद होने पर उनके बीच योग यानी प्लस का, योग यानी प्लस का चिन्ह लगाकर दाईं ओर, RHS है ना, RHS साइड, दाईं ओर लिखा जाता है, दाईं ओर लिखा जाता है। एक चीज मैं और आपकी यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। होता क्या है बायोलॉजी के अंदर, राइट है ना, वो ऐसे लिए जाएगा। जैसे यदि मैं ऐसे बात करूं बायोलॉजी को छोड़कर, ये मेरा कौन सा हैंड है, राइट हैंड है। जैसे मैंने अभिक्रिया लिखी A+B और बन गया AB, ये राइट हैंड है तो ये ना राइट सिरा माना जाएगा, RHS माना जाएगा। और ये मेरा लेफ्ट है इसलिए इसको LHS बाईं ओर माना जाएगा। ये दाईं ओर, ये बाईं ओर। लेकिन बायो के अंदर ध्यान रखना दायां और बायां ऐसे लिया जाता है। टीचर आपके सामने होगा, ये राइट हैंड है तो इधर का राइट माना जाएगा, इधर का लेफ्ट माना जाएगा। जैसे मैंने फेफड़े बनाए, ये लो मैंने ये फेफड़े बना दिए, तो वैसे देखा जाए तो ये राइट फेफड़ा है और ये लेफ्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो है ये लेफ्ट फेफड़ा है,
इधर का लेफ्ट माना जाएगा, इधर का राइट माना जाएगा, इधर का लेफ्ट, इधर का राइट। और वैसे इधर का और विषय में बायोलॉजी के अलावा इधर का राइट माना जाता है, इधर का लेफ्ट माना जाता है, क्योंकि बायो के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो सब एजुअल एक इंडिविजुअल टीचर को मान के, जैसे टीचर यहाँ पे खड़ा हुआ है तो इसको मान के आपको समझाना होता है। मेरा ये हिस्सा लेफ्ट है, इधर का लेफ्ट माना जाएगा, ये राइट है, इधर का राइट माना जाएगा। बाकी और सभी सब्जेक्ट में इधर का राइट और इधर का लेफ्ट माना जाता है। आई थिंक ये चीज आपके समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, तो पहला स्टेप क्लियर समीकरण को लिखने का। चलो आगे चलते हैं। ये कीड़ा घूम रहे हुए ना, बार बार डिस्प्ले पे आ रहा है तो चीजें डिस्टर्ब हो रही है। देखना सेकंड स्टेप क्या होगा। अब यहां पर लिखा था कि a प्लस बी है और क्या बन गया, ए बी बन गया। तो अभिकारक के बारे में आपने जानकारी लिख ली, उत्पाद के बारे में लिख लिया। अब यहां पे देखो बीच में एक निशान और लग रहा है, तीर का निशान। जो तीर का निशान होता है ना वो उत्पाद की ओर, ये अभिक्रिया होने की दिशा को बताता है। यानी अभिक्रिया हो रही है और इसका सिरा उत्पाद की ओर होता है। जैसे मुझे एक बात बताओ, जैसे मैंने यहाँ पे एक हाबू बनाया, क्या बनाया, हाबू। ये एक छोटा सा हाबू बना दिया। मैंने कहा कि ये रेस कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये गतिशील है। ये लो, मैंने बोला कि ये रेस कर रहा है। अब आप लोग कह सकते हो कि ये इधर भग रहा है, ये इधर भग रहा है, नहीं कह सकते। अब मैंने बोला कि ये रेस कर रहा है, अब आप लोग समझ गए होंगे कि ये इधर भग रहा है। यदि मैंने इस निशान को ऐसे लगा दिया तो आप लोग कहेंगे इधर भग रहा है। यानी ये निशान क्या बता रहा है, ये निशान ये बता रहा है ये इस डायरेक्शन में भाग रहा है, इस डायरेक्शन में ये रेस कर रहा है। वैसे ही ये जो ये तीर का निशान है ये अभिक्रिया की दिशा को बताता है कि अभिक्रिया इधर संपन्न हो रही है। और अभिक्रिया के बाद में क्या बनता है, उत्पाद बनता है। इसका मतलब ये जो तीर का सिरा होगा ये उत्पाद की ओर होगा। आई थिंक ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। तो सेकंड पॉइंट जो हमारा बनेगा वो क्या बनेगा कि अभिकारक का उत्पाद में परिवर्तन को, अभिकारक का उत्पाद में परिवर्तन को तीर के निशान द्वारा दर्शाया जाता है। तीर के निशान द्वारा दर्शाया जाता है तथा तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है, उत्पाद की ओर होता है। अरे उत्पाद की ओर ही होगा ना, उत्पाद की ओर होता है जो कि अभिक्रिया होने की दिशा को बताता है, जो कि अभिक्रिया होने की दिशा को बताता है। यदि तीर का निशान चेंज हो जाएगा तो हमारे अभिकारक उत्पाद भी चेंज हो जाएंगे। कैसे, आपने यहाँ पे लिखा a प्लस बी, तीर का निशान ए बी, तो ये अभिकारक है, ये उत्पाद है। यदि आपने बाय मिस्टेक मान लीजिए ऐसा लिख दिया a प्लस बी और ऐसा तीर का निशान लगा दिया तो अब ये अभिकारक हो जाएंगे और ये उत्पाद हो जाएंगे। ठीक है, तो तीर का निशान बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये चीज क्लियर। आगे सुनना, एक बार मैं कैमरे में चेक कर लेता हूँ रिकॉर्डिंग वगैरह प्रॉपर चल रही है ना अपनी, एकदम सुपर। चलो आगे देखो, तो पहला और सेकंड पॉइंट आपका आई थिंक क्लियर होगा। तीसरा पॉइंट देखो भाई, तीसरा, चलो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं अपन। तीसरा पॉइंट देखना भाई, तीसरा पॉइंट आपका क्या होगा। देखिए एक्चुअल में क्या होता है कि अभी आपने देखा था जब अभिक्रिया संपन्न होती है तो गैस का निष्कासन भी होता है ना, और कुछ अवक्षेप बनते। देखो पहले तो ये चीज क्लियर कर लो, अवक्षेप क्या होता है। देखिए अवक्षेप है ना एक प्रकार का ठोस पदार्थ होता है जो ना जिस पात्र में अभिक्रिया संपन्न होती है उसके पैंदे में, तले में जम जाता है वो, यानी एक प्रकार का ठोस होता है। ठीक है, तो अवक्षेप पैंदे में जमा होगा तो जहां पर भी अवक्षेप बनेगा उसके पीछे में ये वाला तीर का निशान लगाऊंगा।
क्योंकि अवक्षेप नीचे जमा हो जाता है, और जहां पर भी गैस बनती है वहां पर मैं ये तीर का निशान लगाऊंगा, क्योंकि गैस हल्की होती है और ऊपर उठ जाती है। जैसे ये मैं यदि एग्जांपल की बात करूं तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा Zn प्लस HCl, तो आपको पता है बन जाता है ZnCl2 प्लस H2। गैस है हाइड्रोजन, तो गैस ऊपर उठेगी तो मैं ये तीर का निशान लगाऊंगा। एक मैंने अभिक्रिया लिखी, जैसे एक अभिक्रिया होती है PbNO3 का होल ट्वाइस, और इसकी अभिक्रिया आपने करवाई पोटेशियम आयोडाइड से, तो यहाँ पर बनता है लेड आयोडाइड PbI2 साथ में पोटेशियम नाइट्रेट। ये जो PbI2 होता है ना, ये पीले रंग का अवक्षेप होता है, आपने पढ़ा भी है रासायनिक अभिक्रिया टॉपिक के अंदर, सेकंड रिएक्शन आपने यही पढ़ी थी। जो PbI2 है ना, ये पीला अवक्षेप होता है। क्या होता है? ये पीला अवक्षेप होता है। अवक्षेप का मतलब वो नीचे जमा होगा, इसलिए इसके पीछे हम ये वाला तीर का निशान लगाएंगे, यानी ये नीचे जमा हो जाएगा। तो आई थिंक ये चीज भी आपके समझ में आ गई होगी। तो पॉइंट क्या बनेगा हमारा तीसरे नंबर का, वो देखो पॉइंट क्या बनेगा कि रासायनिक अभिक्रिया में या रासायनिक समीकरण में गैस को निम्न चिन्ह, कौन सा? ये वाला, तथा अवक्षेप को निम्न चिन्ह, अवक्षेप को निम्न चिन्ह, कौन सा? ये वाला, द्वारा दर्शाया जाता है। जो भी अवक्षेप बनेगा, जो भी गैस बनेगी, उसके पीछे हम ये वाला चिन्ह लगा देंगे। तो गैस है, ये वाला लगा देंगे, यानी गैस हल्की है, ऊपर उठेगी, ऊपर उठ जाएगी, अवक्षेप नीचे जमा होगा, तो ये वाला निशान लगा देंगे। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चौथा पॉइंट देखना, इसके अलावा देखो क्या होता है कि देखिए जो भी अभिकारक है ना, ये या तो होंगे ठोस, जिसे हम बोलते हैं सॉलिड, या होंगे द्रव, जिसे हम बोलते हैं लिक्विड, या होंगे गैस GAS, या एक और अवस्था होती है कि कोई पदार्थ जल में घुला होगा, तो उसे बोलेंगे जल में घोल, जल में घोल, या हम कह सकते हैं जलीय विलयन। और जो जल होता है ना, इसका रासायनिक नाम होता है एक्वा। क्या होता है? एक्वा होता है। ठीक है, एक्वा होता है। क्लियर है? तो जहां पर भी यदि कोई पदार्थ ठोस है तो उसके पीछे मैं लिखूंगा कोष्ठक लगा के S। यदि कोई अभिकारक या उत्पाद ठोस है तो उसके पीछे मैं S लगा दूंगा, यहां से S आ गया। यदि कोई पदार्थ द्रव अवस्था में है तो उसके पीछे मैं L लगा दूंगा ना, स्मॉल लेटर में। यदि कोई गैस है तो मैं स्मॉल G लगा दूंगा। ये बता रहा है कि ये ठोस है, ये द्रव है, ये गैस है। यदि कोई जल में घोल है, जलीय विलयन है, तो उसके पीछे मैं लिखूंगा AQ। AQ का मतलब एक्वा, यानी जल में घुला हुआ है। ठीक है, तो ये बात अपन कैसे लिखेंगे देखिएगा। पहले मैं इसको अलग से लिख देता हूं, इधर साइड में कर देता हूं भाई। देखना, रासायनिक समीकरण में, एक मिनट भाई, रिकॉर्डिंग वगैरह प्रॉपर चल रहा है ना? बिल्कुल। देखना भाई, रासायनिक समीकरण में पदार्थों को उनकी भौतिक अवस्थाओं सहित, क्योंकि ठोस द्रव गैस ये सब क्या भौतिक अवस्थाएं हैं, उनकी भौतिक अवस्थाओं सहित दर्शाया जाता है। भौतिक अवस्थाओं सहित भी दर्शाया जाता है। यदि ठोस, जैसे ये ठोस होगा तो उसके पीछे S लगा देंगे, द्रव होगा तो स्मॉल l लगा देंगे, गैस होगा स्मॉल g लगा देंगे, जल में घोल होगा तो AQ लगा देंगे। जैसे यदि मैं एक एग्जांपल की बात करूं तो जैसे Mg प्लस O2 बनता है MgO। ध्यान से सुनना, Mg धातु है, धातु ठोस होती है, इसलिए मैं इसके पीछे S लगा दूंगा। O2 गैस है, इसलिए इसके पीछे G लगा दूंगा। और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है ये एक प्रकार का अवक्षेप होता है, और ध्यान रखिएगा अवक्षेप ठोस होता है, इसलिए इसके पीछे मैं S लगा दूंगा।
ठीक है, अवक्षेप है इसलिए मैं ये वाला निशान भी लगा दूंगा, यानी ठोस तो है लेकिन कैसे, अवक्षेप है। तो आई थिंक ये चीज आपके समझ में आ गई होगी, आ गई भाई, ठीक है। लास्ट पॉइंट और है इसका अभिक्रिया लिखने का, वो क्या है, सुनना। सुनना भाई, वो क्या है, कई बार क्या होता है, कुछ अभिक्रिया होती है ना, वो किसी विशेष टेम्परेचर या प्रेशर पर या किसी उत्प्रेरक की कंडीशन में होती है। तो पहले मैं लाइन लिखता हूं फिर मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है कि अभिक्रिया की विशेष परिस्थितियां, अभिक्रिया की विशेष परिस्थितियां, अभिक्रिया की विशेष परिस्थितियां जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के, आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिखकर दर्शाया जाता है। कैसे, सुनना। जैसे एक अभिक्रिया होती है कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया हम करवाएंगे हाइड्रोजन गैस से, तो हमें प्राप्त होता है मेथेनॉल, CH3OH। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, हाइड्रोजन गैस है, दोनों को मिलाएंगे तो हमें मेथेनॉल प्राप्त होता है। अब ये दोनों गैस ना तुम्हारे कहने से मेरे कहने से नहीं मिलेगी, यहां पर कुछ प्रेशर रखना होगा और वो प्रेशर है 340 ATM। यानी जब इतना प्रेशर होगा, 340 ATM प्रेशर होगा, 340 वायुमंडलीय दाब होगा, तब जाके दोनों गैस मिलेगी और ये बन जाएगा मेथेनॉल। क्या बन जाएगा, मेथेनॉल। तो इस अभिक्रिया के लिए कितना प्रेशर चाहिए उसको हमने तीर के निशान के ऊपर या नीचे ना, यहां भी लिख सकते हैं, यहां भी लिख सकते हैं, लिखकर दर्शाया जाएगा। और वैसे देखो आप लोग यदि भौतिक अवस्था दर्शाएंगे तो ये गैस है, पीछे को G लिख देंगे, हाइड्रोजन गैस है, और ये लिक्विड होगा, पीछे को L लगा देंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई अभिक्रिया है, जैसे A और AB है, मुझे AB को तोड़ना है, तो ये A और B में टूटेगा, लेकिन कब टूटेगा, जब आप लोग इसको गर्म करेंगे। मान लीजिए इसको 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता है, तो जितने भी तापमान चाहिए उसको मैं तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिख दूंगा। तो किसी भी अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए उसकी कोई विशेष कंडीशन है, कोई विशेष तापमान, दाब या उत्प्रेरक चाहिए, तो हम उसको तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिख देंगे। ताप समझ में आ गया, दाब समझ में आ गया, उत्प्रेरक की बात करते हैं। देखिए उत्प्रेरक क्या होता है, सुनना भाई। देखो दो दोस्त थे, कितने, दो, A और B। इन दोनों के बीच ना किसी बात पर झगड़ा हो गया, ठीक है भाई, झगड़ा हो गया, दोनों के बीच में सुलह भी हो गई, काफी दिन हो गए, दोनों अपने अपने रास्ते हो लिए। कुछ समय बाद एक तीसरे दबंग की एंट्री होती है, C। ये क्या, इसने क्या किया, पहले A के पास गया और B के बारे में कुछ भड़काऊ बयान दे के आ गया, फिर B के पास गया और A के बारे में कुछ उल्टी पुल्टी बात कह के आ गया। कुल मिलाकर इसने क्या किया, A और B के बीच में झगड़ा चालू कर दिया। अब A और B दोनों ना डंडे लेके आपस में खड़े हैं भाई, झगड़ा कर रहे हैं। बताइए C किसकी तरफ से लड़ेगा, C किसी की भी तरफ से नहीं लड़ेगा, क्योंकि C का मकसद ही क्या था, लड़ाई करवाना। यहां पे C के उत्प्रेरक है, यानी उत्प्रेरक क्या करता है, या तो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देगा या अभिक्रिया की दर को घटा देगा। C चाहता तो झगड़े को शांत कर सकता था और C चाहे तो झगड़े को बढ़ा सकता है। वैसे ही उत्प्रेरक चाहे तो अभिक्रिया की दर को घटा सकता है, चाहे तो अभिक्रिया की दर को बढ़ा सकता है, लेकिन खुद कभी भी अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा, खुद वापस प्राप्त हो जाएगा। जैसे C ना तो इसकी तरफ से लड़ेगा ना इसकी तरफ से सेपरेट रहेगा, वैसे ही उत्प्रेरक क्या होते हैं, ये ना तो मतलब ये अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, केवल अभिक्रिया की जो दर है उसको घटा बढ़ा देते हैं, ठीक है, अभिक्रिया की दर में परिवर्तन कर देते हैं। यदि कोई अभिक्रिया 5 मिनट में संपन्न हो रही है, हम चाहिए इसको 2 मिनट में संपन्न हो जाए, तो उसमें कुछ उत्प्रेरक मिला देंगे तो अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी, कम समय में संपन्न हो जाएगी। तो उत्प्रेरक क्या होते हैं, अभिक्रिया की दर को घटा बढ़ा देते हैं, अभिक्रिया की दर में परिवर्तन कर देते हैं। सिंपल सी बात ये है, ठीक है। तो जो भी उत्प्रेरक चाहिए उसको भी तीर के निशान के ऊपर या नीचे रख देते हैं, ठीक है। तो ये चीज हो गई।
जैसे एक और एग्जाम्पल यदि मैं लेना चाहूँ इसके अंदर, तो प्रकाश संश्लेषण वाला ले सकते हैं, CO2 और जल, ठीक है, ये दोनों मिलेंगे, क्या क्या बनेगा, C6H12O6 + O2 + H2O। लेकिन इसके लिए सूर्य का प्रकाश चाहिए, तो हम उसको तीर के निशान के ऊपर या नीचे रख देंगे, और क्लोरोफिल, तो जिसकी भी आवश्यकता है हम उसको तीर के निशान के ऊपर या नीचे रख सकते हैं। आई थिंक ये चीज़ें आपके समझ में आई होगी, है ना भाई। तो क्लासेज कैसे लगी आपको, वीडियो कैसा लगा, लाइक करके तो बताना ही है, कमेंट आपको ज़रूर करना है, और ना क्लासेज को आपको अधिकतम शेयर करना है भाई। देखो जितनी ज़्यादा आप लोग शेयर करेंगे ना, उतना ज़्यादा क्राउड होगा, और उतने ही ज़्यादा हम मोटिवेट होंगे, और आपके लिए उतना ही बेटर कर पाएंगे। तो आई होप कि आप लोग वीडियो को अधिकतम शेयर करेंगे। देखिए अभी हमारा स्टार्टिंग का सेटअप है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ज़्यादा हमारे पास क्राउड नहीं है, लेकिन क्राउड लाना आपकी जिम्मेदारी है, आपके हाथ में है, ठीक है भाई। तो वीडियो को मैक्सिमम आपको शेयर करना है, अधिकतम बच्चों को जोड़ना है। सारी क्लासेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिलेगी, एकदम क्वालिटी कंटेंट के साथ मिलेगी, और जो नोट्स PDF है वो आपको ऐप के अंदर मिल जाएंगे, पुराने साल क्वेश्चंस भी आपको वहीं पर मिल जाएंगे, ठीक है भाई। तो वीडियो कैसे लगा लाइक करके बताना। थैंक यू।